नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग कल पढ़े थे बायोलॉजी 10th क्लास का, जिसमें पहला पार्ट था जैव प्रक्रम। आज हम लोग जैव प्रक्रम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पढ़े थे परपोषण। स्वपोषण और परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उसमें पढ़े थे कि पोषण कितने प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषण, कौन सा? स्वपोषण पहला था। अब दूसरा है परपोषण। तो परपोषण हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। मतलब वैसा जीव या वैसे भोजन करने पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे ही कहते हैं परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। 2 शब्दों से मिलकर बना है ये जो हेट्रोट्रॉफी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हेट्रो का अर्थ होता है अन्य या विषम, और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। जैसे मनुष्य, जंतु, कवक। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग पिछले क्लास में ये जान चुके थे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। मृतजीवी स्पोरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वैसे पोषण जिसमें जीव मृत पौधों एवं जंतुओं से घुलित कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। वैसे पोषण जिसमें जीव मृत पौधे एवं जंतुओं से घुलित कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। जैसे में कवक, मशरूम, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये सब मृतजीवी हैं। मरे हुए चीज़ को खाते हैं, उनसे जो प्राप्त होता है वही समझ लीजिए कि मृतजीवी। मरे हुए चीज़ को खाते हैं मृतजीवी। आगे पढ़ते हैं। पहला पढ़ लिए मृतजीवी, दूसरा है परजीवी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव एक दूसरे के जीव के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव एक दूसरे जीव के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। ये परजीवी पोषण कहलाता है। मतलब वैसा पोषण जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के साथ अस्थायी रूप में रहकर या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसे 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पारा और सिटोस से बना है। पारा का अर्थ होता है बगल और सिटोस का अर्थ होता है पोषण। ऐसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और क्रीमी फीता ये क्या है? सब परजीवी है जो एक दूसरे के साथ में रहकर अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। एक है गोल कृमि, मलेरिया परजीवी, प्रोटोजोआ, अमरबेल का पौधा, ये सब क्या है? परजीवी है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। गोलकृमि, मलेरिया परजीवी, प्रोटोजोआ या अमरबेल का पौधा, ये सब क्या है? परजीवी है। अब तीसरा हमारा है प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण होलोजोलिक न्यूट्रिशन
वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के समान ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ऐसे जीव को प्राणी संपोषित जीव कहते हैं। ऐसे जीव को प्राणी संपोषित जीव कहते हैं। यह दो ग्रीक शब्दों होलो और जोइक शब्दों से मिलकर बना है। होलो का अर्थ होता है पूर्ण और जोइक का अर्थ होता है जंतु, जैसे मनुष्य, जानवर, अमीबा, पैरामीशियम। ये सब क्या है? प्राणी संपोषी है। क्या है? प्राणी, मनुष्य, जानवर, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्राणी संपोषी प्रक्रियाएं हैं। इसमें पहला आता है अंतर्ग्रहण, ये प्रक्रिया में आता है। दूसरा पाचन। यूट्यूब चैनल हमारे एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे की ओर चलते हैं। अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये सब उनकी प्रक्रियाएं हैं। क्या है? प्रक्रियाएं हैं। अगला हमारा मेन है अपघटन। क्या? अपघटन क्या है? अपघटन किसे कहते हैं? क्या है? उत्तर में मृत जीवों के शरीर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सड़ गल कर अपने मूल तत्वों में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। ऐसे जीव को अपघटक कहते हैं। अपघटन किसे कहते हैं? तो मृत जीवों के शरीर, जो मृत जीव है उनके शरीर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सड़ गल कर, जब सजीव कोई मृत जीव मर जाता है तो उसका शरीर सड़ और गल कर मूल तत्वों में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को ही अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ही अपघटन कहते हैं और ऐसे जीव को अपघटक कहते हैं। स्वपोषण और परपोषण में अंतर। स्वपोषण और परपोषण में अंतर क्या है? आइए जानते हैं। स्वपोषण और परपोषण में मुख्य अंतर क्या है? तो स्वपोषण और परपोषण में निम्नलिखित अंतर है। स्वपोषण और परपोषण में निम्नलिखित अंतर है। पहला देखते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं, जबकि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके दूसरे जीवों पर निर्भर करता है उसे परपोषण कहते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा है कि स्वपोषण में सरल अकार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक संश्लेषित होते हैं, जबकि परपोषण में जटिल कार्बनिक से सरल कार्बनिक अणु में निम्नीकरण होते हैं। बात सही है। इसमें जटिल से अकार्बनिक, सरल अकार्बनिक से जटिल में होता है स्वपोषण में, और इसमें होता है जटिल से सरल की ओर होता है। इसलिए ये अंतर था स्वपोषण और परपोषण का। अगला हमारा देखते हैं हरे पौधे। हरे पौधे में पोषण। हरे पौधे में पोषण, हरा पौधा है जो पोषण कैसे करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की सहायता से यह प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? अब जानेंगे प्रकाश संश्लेषण है क्या। प्रकाश संश्लेषण है क्या? प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पौधों में क्लोरोफिल की सहायता से, हरे पौधों में क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से ग्रसित जल एवं वायुमंडल से लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे
क्लोरोफिल की सहायता से, जब हरा पौधा आता है क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की किरण को लेता है। किरण को लेने के बाद है नीचे जड़ से जल और वायुमंडल से CO2 लेता है और CO2 लेने के बाद में अपने भोजन का निर्माण करता है, जो भोजन ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन में बदलने की क्रिया करता है और यह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आगे की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है तो प्रकाश संश्लेषण कैसा है? जब 6 CO2 और 2 H2O से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मतलब पौधे अपने क्लोरोफिल की उपस्थिति में जड़ से CO2 लेते हैं, जड़ से जल लेते हैं और वातावरण से, वायुमंडल से CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2। CO2 वायुमंडल से और जल लेते हैं जड़ से, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जब होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद और उत्पाद क्या है? क्वेश्चन आता है VVI, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद एवं उत्पाद क्या है? तो हम इसका बताएंगे उत्तर। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद एवं उत्पाद ग्लूकोज एवं कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन होता है। जो मुख्य उत्पाद होता है वो ग्लूकोज होता है एवं कार्बोहाइड्रेट, तथा उत्पाद होता है जो ऑक्सीजन। जो उत्पाद होता है ऑक्सीजन। मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज एवं कार्बोहाइड्रेट और ये जो है उत्पाद वो है ऑक्सीजन। आगे की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से उन लोग को प्राप्त होता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे को कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होता है? वही पूछ रहा है कि जल से, कहाँ से? जल से प्राप्त होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI है, VVI क्वेश्चन है। पूछता है क्वेश्चन हमेशा कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल से प्राप्त होता है। कहाँ से? जल से। अगला है प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? तो पौधों की पत्तियों के पेलिसेड एवं स्पंजी पेरेकाइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण के अंग स्थान मुख्यतः पत्ती है। पूछता है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? पत्ती। अंगक पूछेगा तो क्लोरोफिल। ठीक है। आगे देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? तो स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा होता है। आगे की ओर चलते हैं। स्टोमाटा की संरचना एवं कार्यविधि। स्टोमाटा की संरचना एवं कार्यविधि। उत्तर है पौधों की पत्तियों की बाहरी त्वचा पर स्टोमाटा पाए जाते हैं। जो पौधों की पत्तियां होती है उसकी बाहरी जो त्वचा है उस पर स्टोमाटा पाए जाते हैं। इसमें सेम के बीज की आकार का, सेम के बीज कैसा होता है? इस तरह का होता है। सेम के बीज का आकार का, ये सेम के बीज का आकार का हो गया। इसी आकार के जैसा ये रहता है, ब्लैक ब्लैक। सेम के बीज के आकार का, बीज के आकार का दो रक्षण कोशिकाएं होती है। क्या होती है? दो रक्षण कोशिकाएं
होती हैं। कितने? 2 रक्षण कोशिकाएं होती हैं। ये रक्षण कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट इस दोनों में होता है। और रक्षण कोशिकाएं की आंतरिक दीवारें बाह्य दीवारें की अपेक्षा मोटी होती है। जो बाहर की ये दीवार होती है आंतरिक दीवार से मजबूत होती है। किससे? आंतरिक दीवार से मजबूत एवं मोटी होती है। कहती है मजबूत एवं मोटी होती है। ये था हमारा उसका संरचना। क्या था? संरचना था स्टोमाटा का। अब उसकी कार्यविधि क्या है? तो रक्षण कोशिकाओं में रक्षण जो कोशिका है उसमें पानी की मात्रा अधिक होने पर वह फूल जाता है। रक्षण कोशिका में पानी की मात्रा अधिक होने पर वो फूल जाता है अर्थात स्फीत हो जाता है। और बाह्य दीवार पतली होने के कारण बाहर की ओर झुक जाती है। और पतली दीवार होगा तो बाहर की ओर झुक जाता है। झुकने के बाद जिससे वो स्टोमाटा खुल जाता है और गैसों का आदान प्रदान होने लगता है। तो यही पूछता है कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके अंग द्वारा होता है? तो स्टोमाटा के द्वारा। तो यहीं पर आ गया ना, स्टोमाटा खुल जाता है और गैसों का आदान प्रदान होता है। वातपोत्सर्जन होने से रक्षण कोशिका के द्वारा पानी वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जिसके रक्षण कोशिकाएं सिकुड़ जाती है एवं स्टोमाटा बंद हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं। सत्यापित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, एग्जाम होता है तो पूछता है कि सत्यापित करें, प्रूफ करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है। तो उत्तर होगा क्रोटोन की एक चित्तीदार पत्ती लेते हैं। इसमें हरे भाग तथा सफ़ेद भाग की पहचान कर लेते हैं। एक क्रोटोन की एक चित्तीदार पत्ती लेते हैं और हरे भाग की पहचान कर तथा सफ़ेद भाग की पहचान कर लेते हैं। इस पत्ती को एल्कोहल या स्पिरिट युक्त बीकर में रखकर वाटर बाथ में उबालते हैं। जब तक अल्कोहल हरा एवं पत्ती रंगहीन न हो जाए तब तक उबालते हैं। क्या करते हैं? उबालते हैं और उसके बाद पत्ती को निकाल कर साफ पानी से धो लेते हैं। धोने के बाद इसे पतली डिश में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें इस पर डालते हैं। हम देखते हैं कि पत्ती का कुछ भाग नीला एवं कुछ भाग रंगहीन दिखाई देता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सफ़ेद भाग रंगहीन दिखता है जबकि हरा भाग नीला दिखता है। नीला रंग स्टार्च की उपस्थिति में दर्शाता है, अर्थात इस भाग में प्रकाश संश्लेषण हुआ है, जबकि सफ़ेद रंगहीन भाग में स्टार्च नहीं है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में यह भाग सफ़ेद था। अतः इससे सत्यापित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। आगे की ओर चलते हैं। सेम दैट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्यों? तो इसका उत्तर जानेंगे हम लोग। प्रयोग के द्वारा एक पौधे के 2-3 दिन तक अंधेरे में रख देते हैं और प्रकाश
नहीं होने के कारण पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, अर्थात स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। और एक पारदर्शी चौड़े मुंह वाले बोतल में कास्टिक पोटास का सांद्रण लेते हैं और पौधे के किसी एक पत्ती का भाग बोतल के अंदर करके कॉर्क से मुंह को बंद कर देते हैं और इस बोतल को सहित धूप में रख देते हैं और 4 घंटे के छोड़ने के बाद पत्ती को तोड़कर बाहर से निकाल देते हैं और पत्ती को स्पिरिट या अल्कोहल में उबालते हैं। तब तक उबालते हैं जब तक कि पत्ती रंगहीन न हो जाए। अब पत्ती को साफ पानी से जब उबाल लेते हैं तब निकाल कर साफ पानी से धोने के बाद पेरिटी डिस्क में रख कर आयोडीन के कुछ बूंद डालते हैं। क्या डालते हैं? आयोडीन की कुछ बूंद डालते हैं और देखते हैं कि बोतल के बाहर की पत्ती का भाग नीला एवं अंदर के भाग रंगहीन हो जाता है, क्योंकि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बाहर वाले भाग नीला दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण होकर स्टार्च का निर्माण हुआ है, जबकि अंदर वाले भाग में कास्टिक पोटास द्वारा CO2 का अवशोषण कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है, जिससे स्टार्च नहीं बना। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अति आवश्यक है। आज तक हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसके अगले क्लास में इसके अगला पार्ट में और इसकी आगे की जानकारी लेंगे। और इस क्लास को देखिए, समझिए और आने वाले अगले 2020-21 के एग्ज़ाम में आप ध्यान से पढ़ें तो 90+ ला सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब की बार 90 पार, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और लॉकडाउन में घर पर रह कर पढ़िए। बाकी के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।